उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात क्या कुछ हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। और इसमें हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश द्विवेदी जी। आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और आपसे हम तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि हर एक शख्स, हर एक छात्र जानना चाहता है कि फिलहाल मौजूदा स्थिति प्रदेश में क्या कुछ है और कोरोना की चुनौतियों के बीच हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी तमाम सवालों का जवाब, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि कोरोना काल भी है, तो ऐसे में शिक्षा विभाग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम ये भी मंत्री जी से जानने की कोशिश करेंगे। राम, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका, और मंत्री जी का एक बार फिर से स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ आप भी अभिनंदन कीजिए। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी चीज में उसकी नींव है, बुनियाद है। मकान, इमारत तभी बुलंद है जब उसकी नींव मजबूत है। और हमारे नौनिहालों को तैयार करने की जिम्मेदारी, उन छोटे छोटे बच्चों को ककहरा सिखाने की जिम्मेदारी जिसके पास पात्रता है, फिर उसे धन की कोई आवश्यकता नहीं। धन तो अपने मन से आएगा। तो जो पात्रता है, पात्रता के आधार पे आपको मंत्रालय मिला, और अब ये सरकार लगभग 4 वर्ष पूरे कर रही है अपने। मैं आपसे अगर पूछूं कि 4 वर्षों के, 4 सालों के 4 बड़े कमाल या 4 बड़ी कामयाबियां आपके विभाग की क्या हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, आपने 4 ही पूछा, नहीं तो नहीं, आगे और भी है। बताने को इतने हैं कि घंटों लगेंगे जी। सबसे पहली उपलब्धि यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बारे में जनता का परसेप्शन बदला है। अगर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों की चर्चा करें, थोड़े दिनों से मैं हूं, इसके पहले कोई भी मंत्री रहा हो, लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा और उनकी व्यक्तिगत रुचि के कारण 2017 में इस सरकार के आने के पहले बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूल लोगों के लिए मजबूरी का विकल्प थे। कहीं नहीं जो अपने बच्चे को पढ़ा सकता था वही पढ़ा रहा था। आज उन स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है, छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है, जो मॉनिटरिंग हुई है, उन सब का परिणाम यह है कि परसेप्शन बदला है। और स्थिति यह है कि आज हमारे स्कूलों में नो एडमिशन के बोर्ड लगे हुए हैं कि अब यहाँ जगह नहीं है, एडमिशन नहीं हो सकते। दूसरी उपलब्धि यह है कि जो छात्र छात्राओं को सुविधाएं मिलती थीं इस सरकार के आने से पहले, मैं स्वयं गांव में रहता हूं, मैं तो खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, शायद इनमें से अधिकांश लोग भी पढ़कर आए होंगे। 17 के, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 2017 से पहले खाकी ड्रेस में जब बच्चे निकलते थे तो समझ में नहीं आता था कि ये किसी स्कूल से निकल कर आ रहे हैं या किसी बच्चों के कारागार से निकल कर आ रहे हैं। स्कूलों में जो टूटी फूटी स्थिति थी, ये सब था। हमने बच्चों को पहले एक जोड़ी रंगीन यूनिफॉर्म किया, फिर ये लगा कि नहीं, अगर उसकी धुलाई हो जाए तो फिर बच्चा क्या पहन कर आएगा। 2 जोड़ी रंगीन यूनिफॉर्म जैसे तमाम निजी विद्यालयों में होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बच्चा यूनिफॉर्म पहन कर आएगा, हवाई चप्पल पहन कर आएगा तो कैसा लगेगा। इसलिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खर्चे से जूते मोजे भी देने शुरू किए, बैग निःशुल्क दे रहे हैं, किताबें निःशुल्क दे रहे हैं। बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तीसरी बात, केवल भवनों से विद्यालय नहीं चलते। उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्कूल इसलिए बंद थे क्योंकि टीचर नहीं थे। 1,58,631 विद्यालय हमारे थे। अब ये लगभग 1,59,000 स्कूल, और बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो इसलिए बंद थे क्योंकि टीचर नहीं थे। बच्चे जाते थे, उनको पढ़ाए कौन। इन 4 सालों में, अभी 4 हुआ नहीं है, 1,19,348 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है। बहुत सारे लोग रोजगार के मुद्दे पर, विपक्षी दलों के लोग बिना जानकारी के चर्चा करते हैं। लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दी है, सरकारी नौकरियां इस सरकार ने 4 साल में, जिसमें लगभग 1,20,000 बेसिक शिक्षा में। और आज मैं दावे के साथ आपके इस मंच से कह सकता हूं कि हमारा एक भी स्कूल
शिक्षक विहीन नहीं है। एक और बात, पहले क्या होता था, प्राइमरी में कोई टीचर हो गया तो उसको लगता था अब नौकरी मिल गई, अब कुछ नहीं करना है, स्कूल जाएं ना जाएं सैलरी मिलनी है। अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों को आना पड़ता है और लगातार हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा शुरू किया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर्स हेड्स एंड एसोसिएट, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोरोना के लॉकडाउन के पहले फिजिकली कर रहे थे, बाद में हमने ऑनलाइन किया। तो बहुत सा हर दिशा में, मतलब एकेडमिक एस्पेक्ट पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, स्टूडेंट अमेनिटीज पर भी, और ओवरऑल परसेप्शन बदले। हमने प्रिंट रिच क्लासरूम बनाए हैं। बच्चा क्लास में बैठा है, थोड़ी देर के लिए इंटरवल है तो दीवारें भी उसको पढ़ाएंगी। पहले जितने अपर प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 के, अभी जो हमने 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, उसके बाद आने वाले दिनों में एक भी जूनियर हाई स्कूल उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जहां फर्नीचर ना हो, जहां बोरे पर और टाट पर बच्चे बैठते थे। और अगले चरण में हम प्राइमरी स्कूलों में भी ये व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। हमारे 5000 स्कूलों को स्मार्ट क्लास हमने दिया है। कम से कम मैं जिस खंडहर में पढ़कर आया, घर से यूरिया खाद का बोरा लेकर और लकड़ी की तख्ती लेकर के, तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों में कभी स्मार्ट क्लास होगा ये मुझे कल्पना नहीं थी, लेकिन आज मुझे इस बात पर गर्व है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर दिखाया है। आपने ठीक याद दिलाया, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आपसे मैं उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन मैंने भी वही व्यवस्था देखी है कि जाइए तो अपनी झाड़ू खुद लगाइए, पहले साफ कीजिए, फिर अपनी बोरी बिछाइए और बैठ जाइए। गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितना पीट देंगे आपको, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि तुमने भैया झाड़ू क्यों नहीं लगाई। तो इस काम के लिए तो कम से कम बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अब व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं तो बच्चे जाएंगे भी, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर हमेशा पूछा जाता है कि जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, और जो नए दौर का कंपटीशन है, उसके हिसाब से क्या प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो नई पौध को दिशा दे पा रहे हैं, उन्हें पढ़ा पा रहे हैं? देखिए, दोनों का संदर्भ अलग अलग है, दोनों को दो पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो मैंने संख्या बताई आपको, लगभग 1,59,000, उसमें अधिकांश स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। सवाल यह है कि आज देश के जो समर्थ लोग हैं, संपन्न अभिभावक हैं, उनके लिए एक से एक बड़े संस्थान उपलब्ध हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी अब निजी क्षेत्र के तमाम अच्छे स्कूल चल रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, मैं कम से कम इनको दो पक्ष के रूप में नहीं देखता। अकेले सरकार चाहे कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी के सभी बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, संभव नहीं है। निजी क्षेत्र के स्कूल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं उसको पूरे एक परिवार के रूप में देखता हूं। संपन्न है, मोटी फीस दे करके और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, पढ़ाएं। वेलफेयर स्टेट में जब हम वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में जी रहे हैं जब, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि जिस व्यक्ति के पास साधन नहीं है उसको भी उसी स्तर की शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो। मैं मानता हूं कि हमारे सरकारी स्कूल उनके लिए हैं। गांव का गरीब है, मजदूर है, किसान है, मनरेगा का मजदूर है, मोची है, रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, खुमचे वाला है, उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि जैसा भी हो, उसके बच्चे को यह कमी नहीं खलनी चाहिए कि मेरे पिताजी रिक्शा खींचते हैं तो मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। सरकार और विशेष रूप से योगी सरकार इसी बात को ध्यान, जब भी मुख्यमंत्री जी हमारे विभाग के विषय में बात करते हैं तो हमेशा एक बात कहते हैं कि देखो, गरीब परिवार को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं। हम ये सब जो कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार मिशन कायाकल्प के तहत कर रहे हो, आज तो कायाकल्प एक ब्रांड बन गया है, हर क्षेत्र में हर विभाग में चल रहा है। चाहे हम एकेडमिक सुधार को लेकर बातें कर रहे हो, चाहे हम पाठ्यक्रम ठीक कर रहे हो, ये सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक आधुनिक शिक्षा उस बच्चे को भी मिले जो इस परिवेश में रहता है। हम कोई कंपटीशन भी नहीं करते। कई बार हमसे मीडिया के मित्र या कोई पूछता है कि तो आप क्या निजी स्कूलों जैसा बनाएंगे? नहीं, निजी स्कूल हमारे आदर्श नहीं है जी। सब अलग अलग दिशा में अपने अपने जो जहां है वहां पर काम कर रहा है। हमारे निजी संस्थान भी अच्छा करें, उनमें पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छा करें, और सरकार ने जो जिम्मेदारी, जो भारत सरकार की जो व्यवस्था है 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है,
तो जो आदमी जिसके पास संसाधन नहीं है कि वो अपने बच्चे को वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म के साथ, किताबों के साथ, स्कूल के साथ, टीचर के साथ वो सुविधा दे सके, उसको करने में हम लगे हुए हैं और उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक पाठ्यक्रम का जिक्र किया, नई शिक्षा नीति भी आई है। आपने जो पढ़ा, फिर आपने जो पढ़ाया, और अब जो बतौर मंत्री आप नई शिक्षा नीति को देखते हैं, इन तीनों में क्या फर्क है? पहले जो क्या ऐसा नहीं कराया गया या क्या ऐसा गलत कराया जाता था जो अब नई शिक्षा नीति में और बेहतर किया जा रहा है? नहीं, गलत कहना ठीक नहीं है। मैंने कहा ना कि जब हम पढ़ते थे, मैं कई बार जब आपसे बात, जब भी मैं अपने विभाग के बारे में कोई बात करता हूं, मुझे मेरे गांव का मेरा स्कूल मेरी आंखों के सामने तैरता है। घर के सामने खंडहर, 4 खंबे, न नीचे फर्श न ऊपर छत, एक टीचर होते थे जिनको हम मुंशी जी कहते थे। हम में से ही कोई अपने घर से एक कुर्सी टांग कर ले जाता था तो उस पर बैठते थे, और परिवार में किसी छात्र की पुरानी किताबें, लकड़ी की तख्ती, घर से यूरिया का बोरा, दूसरे यूरिया के बोरा से काट कर बना हुआ झोला। उस परिस्थिति से जब तुलना करते हैं तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं। कई बार आपने देखा है, कई लोग बाहर से आकर के फ्लाइट पकड़ते हैं, लखनऊ आते हैं और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं राजनीति की, तो कहते हैं कि साहब जी ये देखिए हम दिल्ली वाला मॉडल लेकर आए हैं। वो उस समय भूल जाते हैं कि उनके प्रदेश में कुल 1000 स्कूल हैं, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। हमारे प्रदेश में 1,59,000 विद्यालय हैं। मतलब हमारा कोई जिला ही नहीं है उत्तर प्रदेश का जिनमें विद्यालयों की संख्या 1000 या उससे कम हो। तो इसलिए रातों रात कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं चल रहा है। जब भी आप उपलब्धियों की तुलना करेंगे तो 17 के पहले क्या था और आज क्या है, उस परिस्थिति की बात करेंगे। हम जो प्रयास कर रहे हैं, क्यों हमारे पाठ्यक्रम में, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सिख धर्म के किसी कार्यक्रम में साहबजादा की चर्चा की और उन्होंने कहा ये गुरु गोविंद सिंह के बहादुर बच्चों को, जिनको साहबजादा कहते हैं सिख धर्म के अनुयायी लोग, इनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता। उन्होंने किसी कार्यक्रम में बोला, अखबार में छपा, लेकिन हमने उसको अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया। इस बार किताब छपकर आएगी तो उनको लोग पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये केवल कंपटीशन की तैयारियों में और ग्रेजुएशन के इतिहास की पुस्तकों में क्यों रहेंगे? छोटा बच्चा स्कूल में इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ेगा? योग के बारे में छोटा बच्चा क्यों नहीं सीखेगा? इसलिए हमने कह दिया कि अब जब स्कूल खोलेंगे तो प्रार्थना होगी तो 15 मिनट का योग अनिवार्य होगा और कोई योग विशेषज्ञ नहीं आएगा। हमने कुछ नहीं कहा कि आप सूर्य नमस्कार करोगे, क्या करोगे। हमने हमारे शिक्षकों से यही कहा कि आप जो करा सकते हो वो बच्चों को 15 मिनट। भारत की थाती है योग, आज पूरी दुनिया योग की बात कर रही है, तो भारत के एक बच्चे को पता चलना चाहिए कि ये दुनिया को भारत की देन है। इस दिशा में क्यों ना हम आगे बढ़ें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, देश के गौरव की बातें, देश की परंपरा की बातें, देश की संस्कृति की बातें, नैतिक शिक्षा की बातें पढ़ाना इधर छोड़ दिया गया था। अब परिवार में भी अभिभावक इतना व्यस्त है कि उसके पास समय नहीं है। दादी नानी की कहानियां अब नहीं होती, अब कोई नैतिकता की बातें घर में नहीं बताता है। तो स्कूल में भी अगर नहीं बताया जाएगा, इस उम्र में भी नहीं बताया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए बच्चों के भीतर राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जगे, भारत ने दुनिया को क्या दिया है ये जानकारियां उनको मिले। भारत कोई पिछड़ा, दबा कुचला और इस तरह का देश नहीं है। इसका एक स्वर्णिम इतिहास है, गौरवमयी परंपरा रही है। ठीक है, बीच में विकृतियां आई और आज फिर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक आत्मसम्मान का भाव हमारे बच्चे में पैदा किया जा सके, उसको लेकर जितने जरूरी संशोधन हैं वो सब कर रहे हैं। ठीक, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आ रहा है छोटा सा, कि इस बात का इंतजार कोई करे कि मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम विशेष में साहिबजादा की चर्चा करें तब आप पाठ्यक्रम में किताब छपवाएंगे? अरे आप तो विपक्ष में जब थे तब इन्हीं बातों की तो आलोचना करते थे आप। नहीं, आप जब 4 साल आप सरकार चलाते हुए हो गए, तब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या बदल दिया। नहीं, मेरा आप कह रहे हैं कि अभी बदल क्या है? मेरा भाव नहीं समझा आपने। मैं जो बात कह रहा था, मैंने बहुत कुछ हम लोगों ने बदला है। मैंने कहा कि हम इतना क्विक रिस्पांस देते हैं, हमको देश और समाज और प्रदेश के लिए आवश्यक कोई परिवर्तन करने में सालों नहीं लगते। हमारे मुख्यमंत्री आज बोलते हैं और कल हम उस पर मंथन शुरू कर देते हैं। हमने स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट कराना शुरू किया है। आप हमारे कार्यालय में कभी आइए, एक डैशबोर्ड हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखेगा और उत्तर प्रदेश के जिस गांव के आप रहने वाले हो अपने स्कूल की बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि उस स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाला रमेश, उसने गणित में, भाषा में और विज्ञान में असेसमेंट टेस्ट में उसकी उपलब्धि क्या है,
तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे मैं आपको दिखा सकता हूं इस तरह का परिवर्तन हमने किया है। आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में मिशन प्रेरणा कार्यक्रम शुरू करके हमने पूरी व्यवस्था को डिजिटल कर दिया है। पहले हमारी जो शिक्षिकाएं थी उनको सीसीएल चाहिए होता था, मैटरनिटी लीव चाहिए होता था, अधिकारियों के ऑफिस के इर्द गिर्द चक्कर काटती थी। आज वो अपने मोबाइल से वो अप्लाई करती हैं और 3 दिन के भीतर हमारे अधिकारियों को छुट्टियां स्वीकृत करनी पड़ती हैं, नहीं तो हमारे मुख्यालय से उनको नोटिस आ जाती है कि आपने छुट्टी स्वीकृत क्यों नहीं की। पेंशन, जीपीएफ, सारी व्यवस्थाएं हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आज हम दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल करके दुनिया भर में जितने बेस्ट टीचिंग मटेरियल उपलब्ध हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी उपलब्ध हैं। हमने प्रेरणा लक्ष्य ऐप लॉन्च किया है कि कोई भी गार्जियन, उसका बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है, 8 के कुछ प्रश्न उस ऐप पर हैं, वो अपने बच्चे से सवाल जवाब करें, उसको टिक करें, खुद ही जान जाए उसके बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या है। हमारे पाठ्यक्रम में हर चैप्टर QR कोड के साथ है। आप हमारे कक्षा 5 की कोई किताब उठाइए और कोई चैप्टर जिसमें गिलहरी की कहानी है, किसी भी चैप्टर में आप चाहें बच्चे को या कौवा कंकड़ डाल के पानी कैसे ऊपर लाता है, जो बचपन में हमने पढ़ा था, QR कोड स्कैन करिए, मोबाइल पर वीडियो आ जाएगा और आप अपने बच्चे को दिखा सकते हैं कि देखो एक एक करके कंकड़ कौवा घड़े में डाल रहा है और पानी ऊपर आ रहा है। ये परिवर्तन किया है हमने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में। ठीक, अब चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया आम आदमी पार्टी वालों का इससे पहले, तो सवाल इसी बात को लेकर है कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा स्कूल, उनके पास 1000 है, लेकिन बात तो वही है कि आपके पास ज़िले ज़्यादा हैं, आपके पास लोग ज़्यादा हैं, आपके पास बजट बड़ा है दिल्ली के बजट की तुलना में, आपके पास सांसद ज़्यादा हैं। नहीं, लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा था आपने ध्यान नहीं दिया। मैं सांसदों और जिलों की संख्या पर इशारा नहीं कर रहा था। दिल्ली देश की राजधानी है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के कुल सरकारी स्कूल 1024 हैं। दिल्ली में देश और दुनिया की सारी कंपनियां हैं और उनका CSR फंड उपलब्ध है। दिल्ली में तमाम सारे ऐसे लोग हैं, बड़े व्यापारी, पत्रकार, नेता, जिन्होंने अधिकांश स्कूलों को गोद ले रखा है। दिल्ली सरकार के पास जो काम का दायरा है, उत्तर प्रदेश सरकार को जितना इन्वेस्टमेंट करना है, बांध भी बनाना है, सड़कें भी बनानी हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने हैं, दिल्ली के पास उस तरह का काम नहीं है। अधिकांश शिक्षा, स्वास्थ्य और यही सब चीजें हैं जिस पर करना। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, भले आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के स्कूल अच्छे होंगे तो मुझे भी गर्व होगा। मैं भी लंदन में जाऊंगा तो कहूंगा देखो हमारे दिल्ली के स्कूल कैसे हैं। लेकिन देश की राजधानी में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो देश के हर गांव में हों, ये हमारा सपना है, होना चाहिए। लेकिन आप उसकी तुलना उन दोनों की नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं तो आपका यूनिवर्स क्या है, आपका डेटा क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, उस आधार पर चलना पड़ेगा। किसको नहीं अच्छा, भले आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली के स्कूल की चर्चा जब लंदन में जाएंगे तो हम भी करेंगे। लेकिन ये फोटो वाली राजनीति क्या है? वो कुछ फोटो डालते हैं कि देखिए स्कूल चटका हुआ है, दरारें। भाई हमने तो नहीं डाला, हम भी दिल्ली गए थे चुनाव प्रचार में। हमने भी सुना था कि दिल्ली के हर स्कूल में AC है, दिल्ली के हर स्कूल में स्विमिंग पूल है। शिक्षा मंत्री होने के नाते जिस मोहल्ले में प्रचार करने गया, हमने भी उन स्कूलों को देखने की कोशिश की। मुझे स्विमिंग पूल वाला स्कूल नहीं मिला। और मैं कह रहा हूं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गांव के स्कूलों को स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत हमको अच्छी बिल्डिंगों की है, अच्छे क्लासरूम की है, फर्नीचर की है, टीचर्स की है, पीने के पानी की सुविधाओं की है। उन चीजों को हम करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये फोटो पॉलिटिक्स। अब हमारे बहुत सारे स्कूल अभी 1200 स्कूलों की बिल्डिंग को ढहाकर उनको नए बनाने का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। बहुत सारे विद्यालय हैं जो मैंने कहा ना, योगी सरकार के आने से पहले पिछले 15-20 सालों में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के कायाकल्प के बारे में किसी और ने नहीं सोचा। हमने जब शुरू किया तो चिन्हित किया कौन सी बिल्डिंगें हैं जहां बैठना बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, उनको एबेंडेंट घोषित किया, वो परित्यक्त हैं। कमेटी एक निर्धारित प्रक्रिया है, PWD की कमेटी है, वो उसका मूल्यांकन करती है कि गिराने लायक है कि नहीं है। गिराने लायक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नीलामी कितने में। अब ये किसी स्कूल पर पहुंच रहे हैं जो नई बिल्डिंग बनी हुई है, बगल में जो अच्छे कक्ष बने हुए हैं, रंग रोगन है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी कैंपस में कोई एक जर्जर कमरा है जिसको अभी ढहाया जाना है, उसकी तस्वीर लगाना, या आप किसकी तस्वीर खराब कर रहे हो? उत्तर प्रदेश आपका नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ना चाहते हो, जिस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का आप सपना देखना चाहते हो, वो उत्तर प्रदेश किसका है? उसकी एक उजली तस्वीर को किनारे करके उसका जर्जर स्वरूप दुनिया को आप क्यों दिखाना चाह रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश का अपमान करके उत्तर प्रदेश को जीतोगे। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5वें नंबर पर था, 14वें नंबर पर था, आज नंबर 2 पर है।
2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जिसका जो जीडीपी की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देश में 5वें नंबर पर था, आज नंबर 2 पर है, 1 पर बढ़ने की ओर अग्रसर है। अभी कोरोना काल में उत्तर प्रदेश का हमारे मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में, उनके प्रबंधन में जो स्थिति रही है, यद्यपि कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मरने वालों की संख्या 6,000 से 7,000 के बीच में। उत्तर प्रदेश में दुर्घटना में एक साल में 20 से 22,000 लोग मर जाते हैं। दुनिया भर की क्या स्थिति रही है, इसकी सराहना WHO कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बगल में पाकिस्तान भी कर रहा है, जो योगी जी को फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता। तो आप इस उत्तर प्रदेश की सच्चाई को नकारते हुए केवल खोद करके कोई खराब चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे और उसी उत्तर प्रदेश में राज करने का सपना देखेंगे। इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, हम लोग भी नहीं करते। ठीक, इसके आगे की बात यह है कि आपने कहा कि शिक्षकों की भर्तियां हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्तियां भी 2 चरणों में अलग अलग उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र आप लोगों ने बांटे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचा जो शिक्षक विहीन हो। लेकिन कई विद्यालय ऐसे तो होंगे जिनमें एक शिक्षक के सहारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब हम एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं, जब उन्हें विषय अलग अलग पढ़ाए जाने चाहिए, तब एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय अगर चलेंगे तो हम उत्कृष्टता की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हमने तो फुल स्टॉप की बात नहीं कही। हमने कहा कि अब आगे शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे पूरी दुनिया में कहीं उदाहरण हो तो खोज के दे दीजिए, मैं इस मंच से पूछ रहा हूं। इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में नौकरियां जा रही थी, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के संचालित फैक्ट्रियों से लोगों की छटनी हुई, ऐसे समय में देश दुनिया भर की सरकारें केवल इस बात को चिंतित थी कि उनकी व्यवस्था चलती रहे, उनके कर्मचारियों को सैलरी मिलती रहे। और उस दौर में कोर्ट में नहीं चले गए होते बच्चे तो जून महीने में, हमने डेट निकाला था काउंसलिंग का 3 जून का, उस दौर में जून महीने में हम 69,000 नौजवानों को नई नौकरी देने जा रहे थे। इस बात के लिए आपको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बधाई देनी चाहिए। मामला न्यायालय में गया, उसके कारण थोड़ी बाधा आई, लेकिन उसको हमने पूरा किया। मैंने क्या कहा कि हमको कौन सा उत्तर प्रदेश विरासत में मिला था जहां छत टपक रही थी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्श पर टाइल्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 2017 के बाद पहली बार हमने देखा है। यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमको जो मिला था उस परिस्थिति से निकलकर आज 50,000 स्कूलों का हम कायाकल्प कर चुके हैं। 33,000 स्कूलों में कायाकल्प की कार्यवाही चल रही है और हमारा टारगेट है कि मार्च 22 तक हम सारे स्कूलों का रूप बदल देंगे। तो उन परिस्थितियों में हमने काम करना शुरू किया था। मैंने कहा कि जो स्कूल बंद थे क्योंकि टीचर नहीं था, अब हम सभी स्कूलों तक टीचर पहुंचा पाएं। कई हमारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां 5 टीचर हैं, 7 टीचर हैं, 10 टीचर हैं। हम कितने तरह का सुधार कर रहे हैं। अभी हम कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ नगर और ग्रामीण का कैडर विभाजन था, नगर क्षेत्र में भर्ती बंद है, इस दिन नगर उल्टा है। नगर के स्कूलों में हमारे पास टीचर नहीं है, गांव के स्कूलों में ज़्यादा टीचर हैं। हम ये डिवीजन खत्म कर रहे हैं और समर वेकेशन में अभी एडजस्टमेंट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जहां ज़्यादा शिक्षक हैं उनको निकाल करके शहरों में ला करके वहां की कमी पूरा करेंगे। हम इस तरह के जितने सारे बाधाएं थी, पुराने कानून थे जिसके कारण ये दिक्कतें थी, उसको दूर कर रहे हैं। अभी हमने ट्रांसफर किया है शिक्षकों के, 54,000 एप्लीकेशन हमारे पास आए थे, उसमें से 26,000 लोगों का ट्रांसफर किया है, उनके इच्छित जगहों पर पहुंचाया है ताकि वो अपनी अनुकूल परिस्थितियों में जाकर काम कर सके। 21,000 सिंगल ट्रांसफर किया है और लगभग 5,000 म्यूचुअल ट्रांसफर किया है। और देश भर में पहला ऐसा राज्य होगा जिसने सैनिकों की पत्नियों को प्राथमिकता दी कि उनका मेरिट इंडेक्स कुछ भी होगा, सैनिक की पत्नी जिस जिले में जाना चाहती है वहां अनिवार्य रूप से ट्रांसफर करेंगे। और 100% किया है, 100% किया है। तमाम सारे, मैंने कहा ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोगों ने किए हैं, कभी बहाना नहीं बनाया ये कैसे हो सकता है। जो नियमावली बाधक बनी उस हर नियमावली को बदलने की स्वतंत्रता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी और हमने बदला है। आने वाले दिनों में भी जो स्टूडेंट टीचर रेशियो जो औसत है राष्ट्रीय भारत में, जो आइडियल है वो कि प्राइमरी के लिए होना चाहिए 1 और 35 का, एक शिक्षक पर 1 और 30 का, एक शिक्षक पर 30 छात्र होने चाहिए। आज के डेट में हमारे इन प्रयासों के कारण 1 और 35.9 का है, जहां 1 और 50 हुआ करता था, 1 और 100 हुआ करता था। आज हमारे एक टीचर पर 35 छात्र हैं, ये रेशियो हमने मेंटेन किया है। अपर प्राइमरी में जहां 1 और 35 का होना चाहिए वहां अभी 1 और 53 है। वो इस कारण है कि सीधी भर्ती नहीं होती है अपर प्राइमरी में, प्रमोशन से लोग जाते हैं। प्रमोशन के मामले को कुछ लोगों ने कोर्ट में पहुंचा दिया, वहां सरकार का बस नहीं चलता है। जो मामला न्यायालय में, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इंटरनल एडजस्टमेंट से कोशिश करते हैं कि अपर प्राइमरी भी कोई बंद ना रहे। हम ये कोशिशें कर रहे हैं और आगे भी
जैसी जरूरत पड़ेगी आइडियल स्टूडेंट टीचर पीपुल टीचर रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम लोग जब आवश्यकता पड़ेगी शिक्षकों की भर्ती करेंगे, वो रास्ता हम बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इसे शॉर्ट में क्यों खत्म कर रहे हैं? कोई प्लानिंग अगर है कि हम ऐसा करेंगे तो भर्तियां तो बता क्या दुनिया की कोई सरकार अगला नहीं किसी देश, अब ये देखिए, अब आप भी अभ्यर्थियों की तरह बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूं दुनिया की कोई सरकार कंटिन्यूअस प्रोसेस में भर्ती कर सकती। अभी 69,000 की भर्ती प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं हुई जी। अभी उसमें जो एसटी क्लास के पद हैं वो रिक्त हैं। एससी के लोग कहते हैं उसमें हमारी भर्ती कर दीजिए, लेकिन हम नियमों के अनुसार ही जो आरक्षण के संवैधानिक नियम है उसी तरह से चल पाएंगे। अभी उसमें 1280 ऐसे लोग थे जिन्होंने, किसी ने माँ का नाम गलत लिखा था, किसी ने पिता का, किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा था, किसी ने उसके वास्तविक अंक कम है ज़्यादा भरा था, किसी के ज़्यादा है कम भरे थे। कायदे से एक झटके में सब निरस्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम लोगों ने इन सारे मामलों को मुख्यालय पर मंगाया, केस टू केस स्टडी की, उनमें से 500 से ज़्यादा लोगों को उनका सुधार करके उनको भी नौकरी दी। अभी लगभग 600 लोग उनके मामले पेंडिंग हैं कि इनका क्या कर दें, वेतन न मिले तो क्या होगा? इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, अगर उसके पहले वेतन महीने की 5 तारीख को मिलते रहे होंगे तो कोरोना काल में 1 तारीख को मिला है, तो उसके लिए आपको इस सरकार की सराहना करनी चाहिए जी। लेकिन जो आप कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, तो कोरोना में कितना पीछे बच्चे गए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास ये सुविधा थी कि उनके पास कंप्यूटर हैं, उनके पास टैब्स हैं, अच्छे मोबाइल हैं और ऑनलाइन टीचिंग की भी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन वो प्राथमिक के बच्चे जो पहली दूसरी कक्षा के हैं आपके विद्यालयों में, वो 1 साल में कितने पीछे गए हैं? नहीं, पीछे पूरी दुनिया पीछे गई है, तो हम उसके अपवाद नहीं हो सकते। आपके लिए यह भी एक सुकून भरी खबर होगी कि उन गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चों ने, हम तो पीएचडी कर लिए लेकिन ऑनलाइन क्लास पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमारे उन गांव के मजदूरों के बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। मैं केवल, और मैं ये निजी स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बच्चों की बात कर रहा हूं। और आपके मंच से मैं अपने शिक्षकों को आभार प्रकट करना चाहता हूं। ट्रेनिंग देने का समय भी नहीं था हमारे पास, अचानक लॉकडाउन हुआ था, लेकिन जो लोग जानते थे उन्होंने अपने साथी शिक्षकों को सिखाया, व्हाट्सएप का प्रयोग करके, गूगल ऐप का प्रयोग करके, मैथ मस्ती का प्रयोग करके, चिंपल का प्रयोग करके, टिक टाक लर्न का प्रयोग करके, तमाम सारे ऐसे टूल्स थे जिनका इस्तेमाल करके हमारे शिक्षकों ने अपने बच्चों को, उनके गार्जियंस के नंबर लिए, उनको व्हाट्सएप पर जोड़ा, अपने बच्चों को होमवर्क दिया और फिर उधर से गार्जियन ने फोटो भेजा, फिर होमवर्क चेक किया। ये सारा काम इसी दौर में किया है। और पूरी दुनिया में जिस समय सब बंद था तो हमको भी बंद रखना जरूरी था। निजी क्षेत्र की जब आप बात करते हैं, अच्छी बिल्डिंगें हैं, अच्छे क्लासरूम हैं, पर्याप्त टीचर हैं, जितनी सुविधाएं आप कह रहे हैं, तो निजी क्षेत्र उसके बदले में शुल्क भी लेता है। हमारे जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, हम उनको 600 का 2 जोड़ी ड्रेस देते हैं, हम उनको 200 रुपए का एक स्वेटर देते हैं, हम उनको 150 रुपए का एक जूता देते हैं, हम उनको 50 रुपए का एक मोजा देते हैं, हम उनको 150 रुपए का एक बैग देते हैं, हम उनको हमारे पास जो बच्चा है, हमारे पास जो जेंट्री है, हम उससे लेते कुछ नहीं, हम उसको दोपहर का भोजन देते हैं। अब उसको हम नाश्ता भी देने लगे हैं कि जब तक लंच का टाइम नहीं होगा तब तक उसको भूख लग जाएगी। तो उन दोनों परिस्थितियों की तुलना मत करिए। यहाँ सब कुछ सरकार करती है, यहाँ शिक्षक को वेतन भी सरकार देती है, बिल्डिंग भी सरकार बना रही है, ये सारी सुविधाएं भी दे रही हैं। इतना इस बात की आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि फिर भी हम गांव के गरीब आदमी को, सबको हम शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में लाकर पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन आरटीई के तहत जो व्यवस्था है कि 25% जो सीटें हैं वो गरीब छात्रों के लिए हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, हमारे निजी क्षेत्र के स्कूल चलाने वाले तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत उत्साह के साथ लोग उन बच्चों का एडमिशन करते हैं। यद्यपि कुछ लोग कभी कभी उसका दुरुपयोग भी करते हैं, वो उस कैटेगरी में नहीं होते हैं, फिर भी उस कैटेगरी में प्रवेश लेना चाहते हैं। लेकिन लगातार हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है। उसका परिणाम यह है कि यह सरकार आने से पहले उस कैटेगरी में अगर 25,000 एडमिशन होते थे, तो अब 85,000 एडमिशन हो रहे हैं उस कोटे में। और केवल एडमिशन नहीं हो रहे हैं, हमने ट्रैकिंग का सिस्टम भी बनाया है। अब उन परिवारों को हम फोन कर रहे हैं, ये पूछ भी रहे हैं कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम दोनों मिलकर, सरकार और निजी क्षेत्र, तमाम सारे निजी क्षेत्र के लोगों ने हमारे स्कूलों को गोद लिया है,
तमाम सारे लोगों ने हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देने में सहयोग किया है, तमाम सारे लोगों ने हमारे बच्चों को अपने स्कूलों की विजिट कराई है। तो हम सब मिल करके, हमारे निजी क्षेत्र के स्कूल और सरकारी स्कूल मिल करके उत्तर प्रदेश को किस आमूल शिक्षा व्यवस्था का, चाहे वो बेसिक हो, माध्यमिक हो या उच्च हो, पूरी शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने में सफलता की ओर अग्रसर है। ठीक, लेकिन आप शुल्क का जब जिक्र कर रहे हैं तो कई अभिभावकों की समस्या ये है वो निजी स्कूलों से कि अचानक फीस वृद्धि कर देते हैं, परेशान होते हैं अभिभावक। अब ये उसको लेकर संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश में फी रेगुलेटरी कमेटी है और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की मॉनिटरिंग में वो कमेटी काम करती है। सरकार पूरे फीस का स्ट्रक्चर तय करती है कि फीस, और वो भी तय करती है कि 5 से लेकर 10% से ज़्यादा कोई एक सत्र में बढ़ा नहीं सकता। इस बार कोरोना वाले काल में तो सरकार ने वो भी मना कर दिया कि आप नहीं बढ़ा सकते। जब तक स्कूल नहीं चल रहे थे तब तक ट्रांसपोर्टेशन फीस और इन सब चीज़ों को लेकर मना किया। जो लोग 1 साल में जमा करते हैं, 3 महीने की किस्त जमा करते हैं, उनको भी कहा कि गार्जियन अगर 1-1 महीने की जमा करना चाहता है तो वो भी जमा करिए। पेमेंट डिफर करना चाहता है, अगर वो अभी नहीं जमा कर सकता है, ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई मनमाना शुल्क ले सकता है या अभिभावकों को प्रताड़ित कर सकता है। ऐसी परिस्थिति नहीं है, इस पर सरकार की पूरी नजर रहती है। जो बजट अभी मिला है, ताज़ा बजट आया है, जो आप कायाकल्प, ये कुछ और भी इच्छाएं थीं जिनको लेकर आप, चूंकि कोरोना का काल भी है, सारी चीज़ें देखनी है, हेल्थ सेक्टर को भी ज़्यादा देना है, तो थोड़ी कमी रह गई। देखिए, हमारे विभाग को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितना देती है उतना कई विभागों का बजट ही नहीं है। 18,000 करोड़ से अधिक रुपया समग्र शिक्षा अभियान के लिए दिया है। 2,000 करोड़ रुपया यूनिफॉर्म और इन सब चीज़ों के लिए दिया है। 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिड डे मील का जो अपना हिस्सा होता है वो दिया है। कई सारे विभाग हैं जिनका बजट नहीं होता है इतना, 2,000, 4,000, 5,000 करोड़। पैसे की कोई कमी नहीं, इतना नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंचायत राज विभाग को भी इसमें इन्वॉल्व किया कि गांव में पंचायती राज का पहले उनका राज्य वित्त आयोग का जो धन आता था उसमें ये होता था कि 50% आप गांव की परिसंपत्तियों की मरम्मत पर खर्च कर सकते हैं। इस सरकार आने के पहले किसी गांव में किसी ने कोई सड़क और नाली की नई बनते हुए हम देखते हैं, मरम्मत होते कभी नहीं देखते हैं। तो पैसा कहाँ आता था, कहाँ चला जाता था पता नहीं। अनिवार्य कर दिया योगी सरकार ने कि वो मरम्मत वाला पैसा पहले आप स्कूल पर खर्च करेंगे, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी यूनिट है जिस पर कुछ भी काम होता है तो उसका लाभ पूरे गांव को मिलता है। नगरों में व्यवस्था नहीं थी, अभी उन्होंने नगर विकास विभाग को भी ये निर्देश कर दिया कि आप भी कायाकल्प में स्मार्ट सिटी के फंड से पैसा देंगे। तो ये सरकार तो जो हमको बजट दे रही है वो दे ही रही है। कई दूसरे विभागों को भी अभी जल शक्ति मंत्रालय को कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के 28,000 स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। सौर वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय नेडा के माध्यम से हमको सोलर सिस्टम लगा कर देता है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता के कारण पूरी सरकार के एजेंडा में बेसिक शिक्षा है। गरीबों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वो स्कूल है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं है हमारे साथ। ठीक, शिक्षकों की एक मूल शिकायत जो है वो विभाग से ये रहती है कि पोलियो की ड्रॉप हम पिलाएं, चुनाव में ड्यूटी करने हम जाएं, हम जनगणना के काम में भी लगा दिए जाएं, हम चुनाव और जितने भी सरकारी काम हैं उनमें आप ढूंढ के लाते हैं कि शिक्षक काम करें। तो वो कहते हैं कि हम पढ़ाएं कब, वैसे हमारे यहाँ कम लोग हैं और सारे काम जो हमारे सिर दे देंगे आप, हम दिन भर कॉपी भरते रहेंगे जनगणना वाली, तो कब काम करेंगे बच्चों के लिए। अब देखिए, अब जो मैं जवाब आपको देने जा रहा हूँ ये मंत्री के रूप में कम है, एक शिक्षक के रूप में ज़्यादा है जी, क्योंकि मैं स्वयं भी एक शिक्षक हूँ। स्वागत है आपका। मेरे कुछ प्रश्न हैं, आपको जवाब सूझेगा तो बताइएगा। जी, भारत निर्वाचन आयोग की चुनाव की व्यवस्था, इस देश में एक प्यून से लेकर के सीनियर IAS तक कौन है जिसकी ड्यूटी नहीं लगती है? और कई बार तो इतना अधिकार हमारे निर्वाचन आयोग को है, किसी निजी स्कूल को, किसी निजी कैंपस को, किसी निजी बस को, हमारे निजी स्कूलों के लोग बैठे इनकी बस भी ले ली जाती है और किसी को अधिकार नहीं है मना करने का। इसलिए कोई कहता है कि हमसे चुनाव में ड्यूटी ली जाती है तो ये छूट तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा जो शानदार तरीके से सफलतापूर्वक चल रही है वो इसलिए कि जब चुनाव होता है तो पूरा देश निर्वाचन आयोग का होता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसीलिए निष्पक्ष और पारदर्शी लोकतंत्र की व्यवस्था इस देश में चल रही है। दूसरा काम क्या करते हैं? जनगणना का। कितनी बार जनगणना होती है भाई? एक शिक्षक के पूरे सेवा काल में कितनी बार जनगणना होती है? जिस उम्र में आज नौकरी मिल रही है 3 बार से ज्यादा कोई जनगणना करता है?
और जनगणना कहाँ करनी है? आप जिस गांव के स्कूल में पढ़ाते हो, जहां रोज उठते बैठते हो, जहां आपको पता है रमेश के कितने बच्चे हैं, सुरेश के कितने बच्चे हैं और अब्दुल के कितने बच्चे हैं, उस गांव के जनगणना के कार्यक्रम में गांव में घूमकर 2 काम एक साथ हो रहा है। एक तो अभिभावकों से आपका सीधा संपर्क हो रहा है, आप केवल जानकारी पूछ रहे हैं आपके बच्चे कितने हैं, किसकी उम्र कितनी है, और कुछ एक अध्यापक से कोई झूठ नहीं बोल सकता है, रोज उसी गांव में रहता है इसलिए भी नहीं, उससे सही जनगणना, उससे एक्यूरेट जनगणना और कौन करेगा? और जब जनगणना के लिए अलग से इस देश में कर्मचारी नहीं है तो किसको लगा दें? जिसको लगाए गए वही कहेगा कि हम क्यों करें? डॉक्टर को लगाएं, पत्रकार को लगाएं, लेखपाल को लगाएं, किसको लगाएं? तो इस तरह से ये सब राष्ट्रीय दायित्व हैं। इन राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन को, कोरोना काल था, कितने लोगों ने भोजन के पैकेट बांटे हैं। अब मैं सोचूं मैं बेसिक शिक्षा मंत्री हूं, मेरा काम ये तो नहीं है कि लॉकडाउन हो गया तो मैं पैकेट बंटवाने की व्यवस्था करूं, इसलिए। और ये शिकायतें हमारे सारे शिक्षक नहीं करते, ये वही लोग करते हैं जो स्कूल छोड़कर रोज धरना प्रदर्शन करते हैं। ये शिकायत वही लोग करते हैं जो केवल सैलरी लेना चाहते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते। कोई भी अच्छा शिक्षक जिसके बारे में ये परिचय है कि एक अच्छा अध्यापक है, वो ये शिकायत नहीं करता है, क्योंकि ये किसका काम है? ये बेसिक शिक्षा मंत्री का काम नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी किया जाने वाला काम नहीं है, ये देश और समाज के लिए किया जाने वाला काम है। और हमारे शिक्षकों ने जो किया वो अब मैं बताता हूं आपको। मैं चाह रहा था कि इसकी ना चर्चा करूं जी। जब कोविड केयर फंड हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया, उन्होंने सोचा था कि 100 करोड़ का एक फंड होगा कि प्रदेश में जहां संकट आएगा कोरोना काल में उसको खर्च करेंगे। हम उस समय सोशल मीडिया पर लाइव होते थे, अपने क्षेत्र के लोगों से भी बात करते थे, क्योंकि हम लोगों को भी फील्ड में निकलना मना था। हमने सोशल मीडिया पर, फेसबुक लाइव पर अपने शिक्षकों से और शिक्षक संगठनों से एक अनुरोध किया कि मेरी अपील है कि मैं, मेरे अपर मुख्य सचिव से लेकर के और हमारे विभाग में काम करने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी लोग अपने 1 दिन का वेतन माननीय मुख्यमंत्री के कोविड केयर फंड में दे दें। उसमें से 76 करोड़ हमारे शिक्षकों ने दिया। 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं हमारे, अधिकारी भी हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन वो संख्या कम है। मैं कैसे मान लूं कि ऐसा शिक्षक जो इस क्राइसिस के समय में अपने वेतन का इतना बड़ा अंशदान देने को तैयार है, वो जनगणना और चुनाव कराने की बात से निकल, इसके अलावा और कोई काम नहीं। अब पोलियो का ड्रॉप शिक्षक नहीं पिलाता है, स्वास्थ्य विभाग के पर्याप्त कर्मचारी हैं। अब कोई भी ऐसा काम शिक्षकों से नहीं लिया जाता है, ये पुरानी बातें हो गई। अब केवल चुनाव और जनगणना में काम लिया जाता है, वो लिया जाएगा। जिसको उसमें काम करना उचित ना लगे उसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो बेसिक शिक्षा में भर्ती होकर आकर अध्यापक बने, वो क्विट कर सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। ठीक, अब इसके विपरीत आते हैं हम, जिसका जिक्र आपने हल्का सा किया। बहुत से बच्चों की या उनके अभिभावकों की शिकायत है कि गुरुजी आते हैं और आके बैठ गए कुर्सी पे और फिर चले गए, अपने निजी काम निपटाते हैं। और सिर्फ एक विद्यालय या एक गांव की बात नहीं बता रहा हूं, ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं। तो उनके निजी काम होते हैं आपके स्कूल के वक्त में, इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था है? वैसे ही शिक्षक कम, उस पर से कुछ ऐसे अनुशासनहीन जिनकी रुचि सिर्फ वेतन लेने में है, जैसा आपने कहा। नहीं, मैंने कहा ना कि यह संख्या बहुत कम है। मैं इसमें भी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। और ये केवल शिक्षा जगत में नहीं है, IAS हो, PCS हो, या और भी किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने दायित्वों के अतिरिक्त निर्वहन करते हैं, ओवर टाइम देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा है। तो ये केवल शिक्षकों की समीक्षा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जिसको भी दायित्व का बोध नहीं है, आप चूंकि जिसको भी देश से प्रेम नहीं है, जिसको भी ये इस बात का भान नहीं है कि मेरा मूल्यांकन मेरे काम से होगा। मैं चाहूं तो मंत्री बन गया, गाड़ी मिल गई, ऑफिस मिल गया और इतना नाम हो गया, आराम से 10 बजे ऑफिस जाऊं, 4 बजे आऊं, फिर घर में आकर टीवी देखूं, सोऊं, ये मेरी मर्जी। लेकिन अगर मेरे मन में यह है कि मेरे कार्यकाल को, मेरी सरकार के कार्यकाल को इस रूप में याद किया जाए कि इस दौरान उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, तो मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको केवल उपदेश देकर नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमने एक प्रेरणा ऐप की व्यवस्था की है। एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा टीचर्स को, वो रियल टाइम पिक्चर देगा हमको लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के साथ, और उसमें व्यवस्था ये बनाई है कि टीचर्स को स्कूल पहुंचकर अपनी बिल्डिंग
के पास खड़े होकर बच्चों के साथ सेल्फी खींचना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। वो सूचना सेल्फी लेते ही आपको सेंड भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप सेंड हो जाएगा हमारे मुख्यालय को। उसमें कोई गैलरी नहीं होगी, कोई पिक्चर स्टोर नहीं होगा, उसी समय का पिक्चर खींचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। यद्यपि ये विश्वसनीय नहीं है कि टीचर कहे, आजकल बेरोजगार आदमी भी लेकर घूमता है, मजदूर भी लेकर घूमता है, और अच्छी सैलरी पाने वाला टीचर कहे कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन लोगों को लगा कि शायद हमारी मॉनिटरिंग के लिए, यद्यपि केवल मॉनिटरिंग के लिए वो ऐप नहीं है, उस पर आप छुट्टी का एप्लीकेशन भी देंगे, उस पर आप बिना रजिस्टर के, जो आप रजिस्टर की बात कही ना, हमारी सरकार के पहले 1 महीना पहले जी हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को 48 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे एक टीचर को। अब हमने उनको घटाकर 18 किया है, और जैसे हमारी प्लानिंग चल रही है आने वाले दिनों में रजिस्टर विहीन कर देंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कोई रजिस्टर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें एक हमने कंपोजिट प्लान बनाया था उसको। जब लोगों ने कह दिया हमारे पास स्मार्टफोन नहीं, तो हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, तो फिर हमने प्लान किया है कि हम अपने हर स्कूल के हेडमास्टर को एक टैबलेट देंगे, उस टैबलेट में सब सारी चीज़ें होंगी। आने वाले कुछ महीनों के बाद कोई रजिस्टर पर हाजिरी नहीं होगी, कोई खंड शिक्षा अधिकारी नहीं तय करेगा कि किसको अपसेंट करे किसको प्रेजेंट करे। ऑटोमेटिक ऑनलाइन सिस्टम में अपसेंट और प्रेजेंस होगी। और अभी ही ये सुधार है कि अपसेंटिज्म की शिकायत नहीं मिलती, प्रॉक्सी टीचर की शिकायत नहीं मिलती, और आने वाले कुछ महीनों में 100% विदाउट एप्लीकेशन कोई भी स्कूल से अपसेंट नहीं हो पाएगा, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ठीक, आप प्रेरणा ऐप की बात करें, प्रेरणा ऐप में बच्चों को प्रमोट भी इस बार कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से उनका अध्ययन नहीं हो। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आप पढ़ाए नहीं तो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं बिना उनकी परीक्षा लिए। विपक्ष ही बता दे क्या करना चाहिए। हम लोग तो बड़े सकारात्मक लोग हैं, हम तो विपक्ष के हर सुझाव को मानने को तैयार रहते हैं। क्या हमको कोरोना काल में बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए था? जब सबके जीवन पर संकट था तो क्या उस समय स्कूल भेजना ज़्यादा जरूरी था? अब ये तो अजीब बात हुई, नहीं स्कूल बंद करते तो कहते साहब करोड़ों बच्चों को मौत के मुंह में झोंक दिया है। और अब जब प्रमोट कर रहे हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं पाया, ऑनलाइन क्लासेज, एक तरफ वो कहते हैं भाई सबके पास तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हर बच्चे में ऑनलाइन क्लास नहीं किया, तो अगर हम परीक्षा कराते तब कहते कि बताइए ऐसे बच्चों का क्या होगा। तो टाटा की एक बात मैं रतन टाटा का कोट करना चाहूँगा। जब तमाम सारे लोग तमाम पैकेजेज की मांग कर रहे थे, दिव्य की दुनिया का इतना बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बीच जारी किया। नई शिक्षा नीति उसी बीच आई जिसने एक प्रधानमंत्री जी ने जड़ से जग तक उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब गौरवशाली भारत की अतीत की नींव पर एक भव्य भारत की का भवन खड़ा करने की पूरी व्यवस्था उस नई शिक्षा नीति में है। हम उसके अंतर्गत प्री प्राइमरी के क्लासेज भी आंगनबाड़ी के कोलैबोरेशन से चलाने जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो इसी सत्र से 1 अप्रैल से जब नया सत्र शुरू होगा तो वो कर देंगे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब जान पर बन आई थी और ऐसे समय में बच्चों को प्रमोट करने से बेहतर निर्णय अगर कोई विकल्प विपक्ष के पास हो तो वो अपना मॉडल सुझाएं, हम उस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश द्विवेदी जी, इस चर्चा में जुड़े, आप सत्र में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साफ गोई के साथ आपने सारी बातें रखी, सिर्फ ये नहीं कि मीठी मीठी बात की हो, जहाँ कड़वी बातें थी वहाँ भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कृपया मंच पर रुके। राम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी को, क्योंकि अब एक्सीलेंस अवार्ड्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज में मैं अवार्डीज़ को इनवाइट करना चाहूँगी। सबसे पहले कैटेगरी बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर, और इसके लिए मैं स्वार्थ प्रयागराज से डॉक्टर शैलेश मार्कर जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप डायरेक्टर